नमस्कार दर्शक गण, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, लिविंग हैप्पीली में आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस पॉडकास्ट में आप देखने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से आप मुलाकात होगी जिन्होंने 3 दशक तक भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स में वायुसेनानी की उत्कृष्ट भूमिका निभाए हैं और आज एयर वॉरियर से एयर वेटरन बन चुके हैं। और आज वो समाज में सृजन सेनानी के रूप में हमारे समाज में सेवा कर रहे हैं। और इनका सपना है भारत वर्ष की विकसित एवं आनंदमय भारत बनाना। और इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु ज्ञानपरक समाज में शिक्षा की भूमिका विषय पर संबोधन करते हुए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की चेतना को जागृत, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस करने में लगे हुए हैं। और यह मानवीय उत्कृष्टता के गणितीय समीकरण, जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ना साथियों, इसकी खोज करने वाले एवं इस समीकरण के माध्यम से सभी धार्मिक ग्रंथों के मूल तत्व को परिभाषित करने का दावा करने वाले मनीषी एवं दार्शनिक हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त श्री मिथिलेश कुमार राय का इस लिविंग हैप्पीली के मंच पर मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार नरेंद्र जी, लिविंग हैप्पीली परिवार में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और लिविंग हैप्पीली दर्शकों को भी मेरा सादर नमन। लिविंग हैप्पीली के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप एक सृजन सेनानी के रूप में बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं लिविंग हैप्पीली चैनल के माध्यम से। और ईश्वर करे आपको दीर्घायु बनाए, ताकि इसी तरह से आप समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद सर। हम जानना चाहते हैं कि आज हर कोई डेवलप्ड कंट्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का और हम सब की यही इच्छा है कि विकसित भारत और आनंदमय भारत की इसकी जो अवधारणा है, इसके बारे में आप मेरे दर्शकों को आज बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा नरेंद्र जी आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत 2047 तक हमारा महान भारत विकसित राष्ट्र के रूप में आए। लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हट करके मेरा सपना कुछ अलग है। मेरा सपना है विकसित एवं आनंदमय भारत की। अब प्रश्न ये उठता है कि विकसित भारत एवं आनंदमय भारत के कंसेप्ट में क्या अंतर्विवाद है। तो आप देखेंगे कि जो विकसित भारत का जो कोई भी राष्ट्र विकसित होता है, तो उसको हम सामान्य तौर पर आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों को विकसित राष्ट्र मानते हैं। लेकिन यदि आप हैप्पीस्ट कंट्रीज के कंट्री की लिस्ट देखेंगे, तो जितने सारे विकसित राष्ट्र हैं उसमें हैप्पी कंट्री की लिस्ट में वो टॉप नहीं करते हैं। इसका मतलब कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हमारा राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र होगा वो आनंदमय भारत भी होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा राष्ट्र विकसित एवं आनंदमय भारत रहे। इसके लिए मानवीय उत्कृष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आप यह बताइए कि ये जो ज्ञान परक समाज है, नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी है आज, इसमें जो हमारी एजुकेशन है, जो पारंपरिक एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट है, ये सब की भूमिका अन्य समाजों से कैसे अलग है? और ये जो हमारी ज्ञान परक समाज है, नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी, इसके पश्चात कैसा समाज होगा? इस पर जरा आप अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। यदि हम मानवीय समाज के प्रश्नों को पलटने के क्रम को जारी रखें, हम यह पाएंगे कि शुरू में हमारा समाज जो कृषि प्रधान समाज था, और कृषि प्रधान समाज में आपका उसमें जो प्रधानता थी वह लैंड और लेबर की थी नरेंद्र जी। तो आगे उसके बाद से आप देखेंगे दूसरा समाज जो आया वह इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उसकी जो प्रधानता थी एंटरप्रेन्योरशिप की थी और पूंजी कैपिटल की थी। उसके बाद का जो समाज आया वो ज्ञानपरक समाज है, और इसमें आपकी नॉलेज की प्रधानता है। अब आइए अब देखते हैं कि इन समाजों का हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कृषि प्रधान समाज में आय का मुख्य स्रोत कृषि हुआ करती थी, और कृषि के समय में परिवार ज्वाइंट रहा करते थे, और कृषि उनके आय का स्रोत हुआ करता था। और उस समय श्रम और खेती की लैंड की ज़रूरत पड़ती थी और मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती थी।
उसके बाद से औद्योगिक क्रांति वेस्टर्न में हुई और वेस्टर्न चाहे औद्योगिक क्रांति भारत में भी आई। औद्योगिक क्रांति में हमें स्किल की ज़रूरत पड़ी और उसे कौशल जो स्किल की ट्रेनिंग लेने के बाद से जो फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, उस निर्माण में उस परिवार से लोग अलग हट करके और चले गए और फैक्ट्री में काम करने के लगे। तो उनके आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि के कारण उनके खर्चों के तरीके में अंतर आया और जो संयुक्त परिवार का विघटन आरंभ हुआ। एक ही परिवार में जो कृषि प्रधान आधारित समाज था, उस समाज के अंतर्गत आप एक परिवार यदि पूरी कृषि से 10 किलो खाते थे, तो स्किल डेवलपमेंट के बाद से आपका जो इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी थी, उसमें से एक परिवार का व्यक्ति स्किल्ड पा करके फैक्ट्री में जाकर काम करता है, उसका आय बढ़ जाता है, उसकी खर्च बढ़ जाता है, तो परिवार का विघटन होना शुरू हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद से आप यदि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के एक लेबर की तुलना करें आय की और एक एग्रीकल्चर सोसाइटी के लेबर की तुलना करें तो आय में काफ़ी अंतर था। उसके पश्चात समाज बदलता गया और एक नए समाज का सृजन हुआ, जिसको हम के नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी आपने कहा, ज्ञानपरक समाज की बात हम करते हैं। अब ज्ञानपरक समाज में क्या हुआ कि यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैपिटल पूंजी थी और एंटरप्रेन्योरशिप था, ये दो चीज़ों का मिलना था, उसमें ज़रूरत आवश्यकता थी। बट ज्ञानपरक समाज में आज पूंजी की ज़रूरत नहीं है, आपको ज्ञान की ज़रूरत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज एक एक आदमी को एक एक बिलियन ऑफर मिल रहा है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक 21 ईयर्स लड़के को भी कितने बिलियन का ऑफर मिल रहा है। अर्थात आप ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन इसके समाज के ऊपर बहुत बड़ा अंतर पड़ा है। अब आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि ज्ञानपरक समाज में कि शिक्षा की जो भूमिका होती है और उसके पहले की समाज में शिक्षा की भूमिका में क्या अंतर है और शिक्षा की भूमिका वास्तव में क्या होती है। तो मेरा ऐसे मानना है कि जो ज्ञानपरक किसी भी शिक्षा की जो भूमिका होती है और मानव को उत्कृष्ट बनाने के लिए जीवन यापन देने की काम करती रहती है। हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि शिक्षा वही है जो अपने को संभालना और दूसरे को, अपने को सुधारना और दूसरे को संभालना सिखाए। तो अब ज्ञानपरक समाज में आप देखेंगे कि इसमें जो विषयांतर जो होता है, ज्ञानपरक समाज में कृषि प्रधान समाज के में हमें केवल लैंड एंड लेबर की जरूरत होती थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब चालू हुआ तो हमें स्किल प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ी। ज्ञानपरक समाज में ज्ञान की आई, लेकिन आज जो ज्ञानपरक समाज में पैसा कमाने वाला इंसान जो है, एक इंसान से नहीं जुड़ पा रहा है, हमेशा मशीनों से जुड़ा रहता है। तो क्या हम इसके आगे की समाज की कल्पना कर सकते हैं? एक शिक्षा की ये भी भूमिका रहती है कि आप आने वाले समाज के लिए भी अपने नागरिकों को तैयार करें। अब प्रश्न ये उठता है कि आने वाला समाज कैसा होगा। तो अभी एक ग्राफ प्लॉट करें आप, मैं आपके ग्राफ के सामने, दर्शकों के सामने एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं जी। जैसे आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर सोसाइटी आपकी हो रही है, तो अब ये टाइम स्केल आपका है और सोसाइटी इधर आ रही है। तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, यहाँ पर इसके आगे आपका ग्राफ आगे बढ़ता है और यहाँ पर आपका स्किल बेस्ड सोसाइटी होती है और इसके आगे जो आगे ग्राफ बढ़ता है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होती है। तो इस ग्राफ को आगे हम बढ़ाते जाएं तो हमें एक प्रश्न उठता है कि आने वाली सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी होगी। अब ये आने वाली सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी होगी, क्योंकि एक साइंस के स्टूडेंट के नाते समझ सकते हैं कि ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आगे आने वाली सोसाइटी होगी और नॉलेज से अलग हट करके विजडम बेस्ड सोसाइटी होगी, जिसे हम विवेक परक समाज कहेंगे। तो आने वाला समाज जो होगा विवेक परक समाज होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आज की शिक्षा प्रणाली को ऐसे नागरिकों को तैयार करना चाहिए जो विवेक परक समाज में अपनी भूमिका निभा सके। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी गहराई में बताया ये ज्ञानपरक समाज। हम जानना चाहते हैं कि ये जो सामाजिक, हम सामान्यतः यही डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक क्रांति, इससे आपका क्या तात्पर्य है? इसे कैसे आप देखते हैं? पहले तो हम आपके सामने आपके और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि क्रांति का अर्थ क्या होता है और ये क्रांति जो होती है वह ये क्रांति किस माने में अलग और क्रांति से अलग होती है। क्रांति से सामान्य तौर पर एक समुदाय जो ये हम सभी मानते हैं, क्रांति का मतलब कि हिंसात्मक हो, ऑल ऑफ सडन हो, एक समूह के द्वारा किया गया क्रांति मानते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। क्रांति जो है आमूलचूल परिवर्तन जब होता है उसकी बात रहती है। क्रांतियों के इतिहास पर यदि हम नज़र डालें हम, तो आप अब देखेंगे कि क्रांति एक सर्वहारा क्रांति हुई थी, जिसे रशियन क्रांति हुई थी,
तो उस क्रांति में आप क्या देखते हैं कि एक विचारधारा उससे प्रभावित थी कि अमीरों की संपत्ति को लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए तो उससे सभी का कल्याण हो सकता है। विचारधारा का प्रभाव ये था। और एक समय के दौरान पूरी आधी दुनिया को छा गया था वह, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को वह उसको एडजस्ट नहीं कर पाया। इससे बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। तो जो सारी क्रांतियाँ हुई समाज के उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए, किसी राज्य व्यवस्था को बदलने के लिए हुई थी। लेकिन आज हमें ऐसे समाज की क्रांति की आवश्यकता पड़ती है जिसका केंद्र बिंदु मानव, ठीक है। बगैर मानव के परिवर्तन किए हुए हम समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, समाज की इकाई परिवार होती है, ठीक है, और परिवार की इकाई एक मनुष्य होता है। तो यदि हम मनुष्य के अंतर्गत परिवर्तन ला सके तो उससे परिवार के अंदर परिवर्तन होगा, और जब परिवार के अंदर परिवर्तन होगा तो समाज के अंदर परिवर्तन होगा। तो अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि आपकी आध्यात्मिक क्रांति जो आने वाला समय है, जो इस क्रांति की आवश्यकता है, वो आध्यात्मिक क्रांति होगी। और आध्यात्मिक क्रांति के 3 पक्ष होते हैं। वो 3 पक्ष आपके सामने जो है, एक आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक प्रचारात्मक पक्ष होता है, और एक सुधारात्मक पक्ष होता है। तो ये तीनों पक्षों को मिला करके हम आपको बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति के नाम से जानते रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक क्रांति के 3 पहलू रहते हैं कि समाज को बदलने के लिए अच्छे कामों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। दूसरा सुधारात्मक क्या है कि जो बुरी चीज़ें चलती हैं उसको सुधार करना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए। और उसके बाद से आपका सामाजिक क्रांति भी, समाज में बदलाव आता रहता है। तो आध्यात्मिक क्रांति के इन तीनों पक्षों से रहने से, मानव के केंद्र बिंदु रहने से हमारी जो क्रांति सफल होगी वो आध्यात्मिक क्रांति होगी। ये आध्यात्मिक क्रांति जो है पूरे विश्व में लागू होकर के रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे एक और आज के युवा पीढ़ी के लिए खासकर मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ दिस रिवॉल्यूशन, जिस क्रांति की आप बात कर रहे हैं जी, ये बगैर हमारे उत्कृष्टता के, यानी कि ह्यूमन एक्सेलेंस के, क्या ये संभव हो पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यह बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है कि मानव, जैसे पहले मैंने बताया कि एक इंसान जो है एक परिवार की इकाई रहता है। यदि हम एक मनुष्य के अंतर्गत उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं तो परिवार उससे उत्कृष्टता हासिल करता है और समाज उत्कृष्ट बनता रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मानवीय उत्कृष्टता को कैसे हम हासिल करें। तो इसके लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक समीकरण का खोज किया है। हमें बताइए कि वो समीकरण, वो सूत्र आखिर क्या है, हमारे दर्शक भी लाभान्वित हो सकें। देखिए, ये आप जैसे गणित, आप किसी भी भाषा को समझने के लिए हम एक गणित का सहारा लेते हैं। किसी भी विषय को समझने के लिए एक प्रसंग आपको बताऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग प्रसंग, नंद जी चर्चा करूंगा मैं, यूनिवर्सिटी के दिनों की चर्चा करूंगा मैं जी। जब मैं MSc फीस का विद्यार्थी था, तो उस समय मेरे डिपार्टमेंट के बगल डिपार्टमेंट में एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट चलता था। तो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की आती है और पूछती है कि डू यू नो व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो मैं कहता कि सॉरी आई डोंट नो, मैं मजाक से बोलता हूँ। तो लड़की कहती है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, तो उसका असर, वो लड़की अच्छी लगी या उसके विचार अच्छे लगे? नहीं, वो डिफिनेशन दोनों अच्छे लगे, दोनों अच्छे लगे। तो ये ईमानदारी पूर्वक मुझे जवाब लगा। हाँ, दोनों अच्छे लगे। उसके प्रत्युत्तर में मैंने ये जवाब दिया कि डू यू नो व्हाट इज फिजिक्स, यू डिफाइन फिजिक्स, क्योंकि मैं ऐसे फिजिक्स का विद्यार्थी था। तो मैंने कहा कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो वो भी हंसने लगी। लेकिन अब उम्र गुजरने के बाद से मुझे लगता है कि एक हद तक सही है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। ये बात भी सही हद तक फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेज। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। तो अब इसमें मैंने क्या किया कि जैसे आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंसेज। तो हमने क्या किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को मैथमेटिक्स से, गणित की भाषा से समझने के प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, जैसे सभी विद्यार्थी जानते हैं, E=mc²। तो कैसे एक ऊर्जा, मास का ऊर्जा में कन्वर्सन होता है, इस इक्वेशन के माध्यम से बड़े अच्छी तरह से हम समझ आते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने एक अभिनव प्रयास किया है, स्पिरिचुअलिटी को, साइंस को और मैथमेटिक्स को, तीनों को जोड़ने का प्रयास किया इस इक्वेशन के माध्यम से। और बहुत ही सिंपलेस्ट इक्वेशन है, और वह इक्वेशन आपके सामने ये आता है। आपके सामने दर्शकों के लिए मैं थोड़ा बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे ये इक्वेशन मेरा है, HE = A × V। अब ये इक्वेशन क्या होता है कि HE = ह्यूमन एक्सेलेंस,
ए इज द एम्बिशन और वी इज द वैल्यू। अब मैं दर्शकों को थोड़ा विस्तृत में समझाना चाहूँगा, थोड़ा समय लूँगा कि ये ए क्या है, वी क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, ए क्यों जरूरी है, वी क्यों जरूरी है। तीसरा, ये इक्वेशन क्यों इनटू है, क्यों प्लस नहीं है, क्यों डिवीजन नहीं है। तो पहला मैं आता हूँ कि इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, एच इज इक्वल टू ह्यूमन एक्सीलेंस, मानवीय उत्कृष्टता का इक्वेशन है। दूसरा, ये क्या है, जैसे इक्वेशन के दो साइड रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये आपका एम्बिशन है, ये आपका एम्बिशन है। और वी आपकी क्या है, ये आपकी एटर्नल वैल्यूज है। अब इस इक्वेशन से ह्यूमन एक्सीलेंस कैसे आता है। किसी भी मनुष्य के उत्कृष्ट करने के लिए, किसी भी उत्कृष्ट मनुष्य कौन होता है जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि मनुष्य के पीछे जो करने के पीछे जो भावना है वो कैसी है। तो मनुष्य यदि जो एम्बिशन इसलिए ज़रूरी है कि आपका मनुष्य के अंदर जो इनर पोटेंशियल है, अंतर्निहित क्षमता की अभिव्यक्ति के लिए किसी भी मनुष्य का एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम कि एक विद्यार्थी जो आईआईटी की तैयारी करता है, उसका एम्बिशन रहता है तो रात दिन डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए अपनी फोकस करके काम करता रहता है। तो उसके छिपी हुई अंतर्निहित क्षमता को व्यक्त करने के लिए एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए एम्बिशन जरूरी है। दूसरा इक्वेशन का दूसरा पहलू में वैल्यू लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे कहा कि आज के समाज की आपने बातचीत किया तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन करूँगा कि आज के समाज में क्या हो रहा है। इस दूसरा चीज लिया, वैल्यू लिया, मूल्य लिया। ठीक है, वैल्यू मतलब कहता है मूल्य होता है। मूल्य किसे कहते हैं, जैसे बाजार में हम किसी चीज कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो कुछ उसके लिए पैसे चुकाते हैं तो हमें कुछ सामान मिलता है। तो वैल्यू भी कई तरह की होती रहती है। एक होता है जीवन मूल्य होता है, ये आपने सुना होगा। तो जीवन मूल्य वो ऐसे मूल्य होते हैं जिनके लिए हम अपने जीवन की कुर्बानी दे सकते हैं। वैसे मूल्य होते हैं जिनके माध्यम से हम जीवन की कुर्बानी दे सकते हैं, उसको हम लाइफ वैल्यूज बोलते हैं। ये वैल्यूज भी कई तरह की होती है, थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा मैं। जैसे कि आपके इंडिविजुअल वैल्यू होती है, एक परिवार में रहने वाले दो व्यक्तियों की जीवन की दिशा, लाइफ वैल्यू अलग अलग होती रहती है। उसके आगे बढ़ते हैं, एक सामाजिक वैल्यू, सोशल वैल्यूज भी होती रहती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसकी वैल्यू अलग रहती है। जैसे हम सभी ने एयरफोर्स में काम किया तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी वैल्यू सिस्टम कुछ अलग रहता था। तो ये वैल्यू सिस्टम एक रहता है। और कुछ वैल्यू ऐसे होते हैं जो समय के हिसाब से कभी नहीं बदलते हैं, जिसको कि हम शाश्वत मूल्य कहते हैं। तो इस इक्वेशन में मैंने उस शाश्वत मूल्यों की चर्चा की है, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है। अब जैसे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस की जो बात करता हूं मैं, तो चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसका मूल्य हमेशा एक बना ही रहेगा। तो एक और वैल्यू होती है, आपके दर्शकों को बताऊं मैं, चूंकि आप धर्म की भी बात करते रहते हैं इसलिए उदाहरण लेना मैं पसंद करूंगा मैं। एक पारिवारिक मूल्य भी होता है। तो जैसे कि एक बढ़ना आता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बिल्कुल, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। तो इसमें कहते हैं कि रघुकुल की ये मर्यादा है कि प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या बताता है, वो फैमिली वैल्यू सिस्टम की बात करता रहता है। तो हम इस ह्यूमन एक्सीलेंस में, इस इक्वेशन के माध्यम से हम जो बात कर रहे हैं, वैल्यू, एटर्नल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अर्थात किसी मनुष्य के अंतर्गत यदि उसके अंदर अपने छिपे हुए गुणों को व्यक्त करना है, उत्कृष्ट माध्यम से व्यक्त करना है, तो उसके लिए एम्बिशन भी जरूरी है और उसके लिए आपका वैल्यू होना भी जरूरी है। और कैसा वैल्यू, वो एटर्नल वैल्यू होना चाहिए। मैथमेटिक्स के विद्यार्थी इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं इसको, और थोड़ा मैथमेटिकल रूप देता हूं मैं। dv/dt इज इक्वल टू 0। इंटरेस्टिंग के लिए मैं कह रहा हूं मैं, जो वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज ना हो उसको हम एटर्नल वैल्यूज कहते हैं। अब आप नरेंद्र जी ये प्रश्न मुझसे पूछेंगे कि इक्वेशन तो कई तरह से हो सकते हैं, a+b भी हो सकता है, ठीक है, a/v भी हो सकता है, आपने a × v क्यों लिया। अब देखिए इस इक्वेशन की विशेषता ये है कि आप यहाँ देखिए कि यदि v 0 है, यदि v 0 है, आपका यार v 0 लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है तो ह्यूमन एक्सीलेंस आपका 0 होगा, सबका 0 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। किसी भी संख्या में किसी भी वैल्यू से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वो वैल्यू, डिपेंडेंट वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किस आदमी की कितनी भी महत्वाकांक्षाई हो, महत्वाकांक्षा इसकी बड़ी हो, लेकिन उसमें क्या करेंगे, उसका ह्यूमन एक्सीलेंस 0 होगा, एमसे कितना भी ऊंचा रहेगा। तो यदि उसके अंदर शाश्वत मूल्य नहीं है, अर्थात यदि आप आईआईटी एग्जाम से तैयारी करते हैं, आईएएस बनते हैं और गलत तरीके अपनाते हैं, जीवन मूल्यों के साथ काम नहीं करते हैं, तो आपका एम्बिशन नहीं आएगा, ह्यूमन एक्सीलेंस नहीं कहलाएगा। और अब प्रश्न उठता है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि मान लीजिए कि भी बहुत है, एक आदमी है जो समाज में जिसके बहुत सादगी प्रसन्न है, बहुत ईमानदारी से बात करता है, लेकिन उसका एम्बिशन नहीं है, एम्बिशन नहीं है, तो ये भी आपके ह्यूमन एक्सीलेंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्योंकि यदि ये वैल्यू आपकी टेस्टेड समाज में ही होती है,
हम ईमानदार हैं, हम जंगलों में रहकर ईमानदार रहने का कोई मतलब नहीं, समाज में ईमानदार रहने का मतलब होता है। तो हम एम्बिशन को क्या करेंगे, आप इसमें इस क्वेश्चन को क्या कर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं आप कि यदि भी आपका भी बहुत लार्जर हो गया और ए जीरो हो गया तो ह्यूमन एक्सीलेंस आपका जीरो हो गया। अर्थात कि हमारे पास वैल्यू के साथ साथ एम्बिशन का होना भी बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट जरूरी है। तो एक मानवीय उत्कृष्टता के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर एम्बिशन भी हो, उसके साथ हमारे साथ मानवीय मूल्य भी हो, शाश्वत मूल्य भी हो, दोनों होना बहुत जरूरी है। दोनों का जब मिलन होता है तो हमें मानवीय उत्कृष्टता होती है। सर, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे दर्शकों को आपने बड़ी ही गूढ़ और गहराई में यह स्पष्ट किया कि वो कौन सी समीकरण है, कैसे आपने डिराइव किया। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो हर पहलू आपके हर बातों में वो साइंस, वो विज्ञान का जो तथ्य होता है, यानी कि दैट कैन बी प्रूवन, ये आपकी बातों में झलकता है। सर, हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए कि जो आपने सूत्र बताया, जो हम सबों के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा, हम सूत्र डिस्प्ले करेंगे कि जो हमारी सनातन धर्म में जो ग्रंथ रहे हैं, खासकर वो वेद हैं 4, पुराण हैं, उप पुराण हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, श्री रामचरितमानस है, ये तमाम जो हैं इनकी केंद्रीय भाव में जो यानी कि मूल तत्व हैं, ये कैसे ये फार्मूला को आप कनेक्ट करते हैं, इससे जरा बताएं। बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा आपने नरेंद्र जी। देखिए, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों का, जो सनातन संस्कृति के अंदर जो धर्म ग्रंथ हम सब पढ़ते रहते हैं, उसमें एक बात पर जोर दिया गया है कि मानवीय उत्कृष्टता पर जोर दिया गया, मानव अपने उत्कृष्ट कब बने। ठीक है, तो आप मानवीय उत्कृष्ट में आप मानवीय, एक मानव के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 पहलू होते हैं, शरीर का लीजिए, मन का लीजिए और आत्मा का लीजिए। तो वास्तव में देखिए कि हमारे सारे धर्म ग्रंथों में आत्मा, जो सेल्फ की बात करते हैं, तो आत्मा की हम बात करते रहते हैं। और जब मनुष्य अपने आत्मज्ञान को जब प्राप्त करता है तो आप मानवीय उत्कृष्टता को भी प्राप्त करता है। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है आपको कि ह्यूमन एक्सीलेंस आपका, जैसे बताया H=A/V, तो हम इस वैल्यू की बात करते रहते हैं। जैसे दर्शकों के लिए दोबारा रिमाइंड करा दूँ, H=A/V, तो इस जो V की बात मैंने कहा, एटर्नल वैल्यूज की बात किया गया है। तो हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे जो जितने भी मूल्यों की बात होती है वो शाश्वत मूल्यों की बात होती रहती है। आप जैसे रामचरितमानस का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, इसको उदाहरण की तरह से समझते हैं। रामचरितमानस में आप देखें कि राम का चरित्र प्रधान है, तो राम के चरित्र में आप उसमें देखिए लंका पर जाना, विजय करना, जो भी उनको पालन करना, सारी चीज़ों में उन्होंने वैल्यू के मूल्यों को प्रतिपादित किया है। और जिन मूल्यों को प्रतिपादित किया वो मूल्य आज भी प्रासंगिक है, तभी हम राम राज्य की कल्पना भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बताता है कि बगैर एटर्नल वैल्यूज के, बगैर शाश्वत मूल्यों के कंसिडर किए हुए हम कभी भी ह्यूमन एक्सीलेंस को प्राप्त नहीं कर सकते। आइए मानवीय उत्कृष्टता के एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझने की कोशिश करते हैं। एक और एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। जैसे कि आप जब कोई काम करने जाते हैं तो उस काम करने के पीछे केवल काम के माध्यम से किसी आदमी को जज करना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक उसके काम के पीछे की भावना को न जाएगा। जैसे कि बच्चे का पालन पोषण, तो बच्चे का जो पालन पोषण एक मेड भी करती है, ठीक है, और चाइल्ड केयर जो रहता है एक माँ भी करती है। पर दोनों में अंतर क्या होता है, माँ के छिपा हुआ जो प्रेम रहता है वो कभी भी वो चाइल्ड केयर कभी दे नहीं सकती, निस्वार्थ भाव से प्यार से रहती है। ठीक है, तो आप इसी चीज को यदि हम किसी भी काम को, यदि हम भगवान का ये मान कर चले कि हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान को साक्षी मान करके, निमित्त मान कर काम करेंगे तो हमारा काम उत्कृष्ट होगा। हम अपने को एक एजेंट के रूप में मान करेंगे, क्योंकि हमारा उसमें अहंकार का उद्भव नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। अब जैसे इसको मैं रामकृष्ण परमहंस के एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो गणितीय समीकरण के रूप में आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कोई आप एक अंक लीजिए, जैसे कोई भी अंक लिखते हैं, उसके बाईं तरफ आप जैसे मान लीजिए 0 लिया और 1 लिखा, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1। आप ये लिया, ये इतना 2 0 लगाए लेफ्ट में, इसकी वैल्यू कितनी हुई? सेम। आप इसकी वैल्यू कितनी हुई? इट विल रिमेन 1 है। अब इसको जरा आप इसके जो है, अब उल्टा में करता हूं मैं। अब इसको दूसरा देते हैं मैं। अब 1 है और 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 10। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। इसकी वैल्यू कितनी है? मिलियन हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, अर्थात
आपने देखा कि केवल क्रम हमने बदल देने से इसकी वैल्यू में अंतर हो गया। पहले केस में हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में जब जीरो रहता है और राइट साइड में 1 रहता है, तो लेफ्ट में कितने भी जीरो रहे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दूसरी चीज में हमने देखा कि यदि आपका लेफ्ट में 1 है और राइट में 0 है, तो जीरो की संख्या होते रहने से उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, 10 टाइम्स बढ़ती रहती है हमेशा प्रीवियस वैल्यू से। तो इन्हें कहने का से क्या है, या 1 क्या है, 0 क्या है, तो यहाँ आपका 1 आपका गॉड ईश्वर है, ईश्वर एक है कहते रहते हैं, और 0 क्या है, 0 हमारे द्वारा संपादित कार्य है। संपादित कार्य अर्थात आप जो भी काम करते हैं ईश्वर को साक्षी मान करके, ईश्वर को अपने को निमित्त मान करके, पहले ईश्वर को स्मरण करते हुए जब काम करेंगे तो आपके अंदर मानवीय उत्कृष्टता अपने आप आएगी, जिसे ये क्वेश्चन बताता रहता है। तो सर मैं आपके बातों से बड़ा प्रभावित हो रहा हूँ, आकर्षित हो रहा हूँ, और मुझे लगता है कि निश्चित है इसके पीछे आपके अनुभव तो हैं ही और अध्ययन भी होंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर दर्शक, हालांकि जो आपकी ज्ञान है वो अद्भुत है, हम सब अपने आप में अद्भुत हैं, यूनिक हैं, लेकिन आपने जो ये ज्ञान अर्जन किया इसके पीछे वो कौन सी धार्मिक पुस्तकें हैं या पत्रिकाएं हैं या न्यूज़पेपर है, आपके ज्ञान के सोर्स कहाँ से इतना गहराई आपने प्राप्त किया, ताकि लोग भी इस तरह से अगर चाहें तो कर सकें। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछते हैं। देखिए, मनुष्य के अंतर्गत मानसिक भोजन के रूप में मैं पुस्तक को मानसिक भोजन के रूप में ट्रीट करता हूँ मैं, और मुझे पढ़ने की शुरू से आदत रही है। तो मैंने कुछ पत्रिकाओं का अध्ययन किया जिसे आप आध्यात्मिक पत्रिकाएं कर सकते हैं, उसकी चर्चा करूँगा मैं, और कुछ पुस्तकों का भी अध्ययन किया गया, और मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक भी ये मेरा अनुभव है, कि इन पत्रिकाओं को पढ़ने से मेरे व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और मेरे आपके दर्शकों से और आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप एक बार उन पत्रिकाओं को अवलोकन करें और उसके बाद से आपके अंदर ही परिवर्तन आएगा। अब ये पत्रिकाएं और पुस्तकें हमारे जीवन में क्या भूमिका निभा करती रहती है, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से हम अपने आप को समझने में हमें मदद मिलती रहती है, और बगैर अपने आप को समझे हुए आप किसी दूसरे को समझ नहीं सकते, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, हमको समाज को देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है, आपको समझने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो माइंड है, मन है। इसलिए मन को हम अंतःकरण कहते हैं, आपका। और जो अंतःकरण को समझने के लिए जो साइंस काम करता है वो अध्यात्म है, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें इसलिए आध्यात्मिक पत्रिका है, हमें पढ़ने में मदद करती है। जैसे आपके सामने मैं कुछ पत्रिकाओं का जिक्र करूंगा, जो पत्रिका आपके दर्शकों के लिए मैं लाया भी हूँ आपके सामने। जी। हाँ, एक पत्रिका है अखंड ज्योति हिंदी, ये हिंदी में निकलती है जी। अखंड ज्योति, हमारे दर्शक लोग देख लीजिए यह पत्रिका। अखंड ज्योति हिंदी मीडियम में है, जो भारत के सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी में है। दूसरी पत्रिका जो है, मैं अखंड ज्योति इंग्लिश की इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। इंग्लिश मीडियम है, जो हिंदी में ज्यादा सहज नहीं है, तो इंग्लिश में भी है उपलब्ध। और एक और पत्रिका पढ़ता रहा हूँ जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था, और करीब 126 साल हो गए, अभी ये पत्रिका प्रकाशित होती रहती है, जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत। अगर आप मानते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद ने किया है, तो आप इससे गहराई में अध्ययन कर सकते हैं ये पुस्तक से। तो इन तारे, और एक और पुस्तक की चर्चा करूंगा आपके सामने। जैसे हम सभी जानते हैं कि भागवत गीता जो है हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ एक तरह से कह सकते हैं, जिसको हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। और मैं खास करके युवा विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि भागवत गीता जरूर पढ़ें, न इससे उनको केवल अपने पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल करियर में भी बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि भगवत गीता अपने मन को समझने के लिए बहुत मदद करती रहती है। और जिस मैं पुस्तक का अध्ययन किया हूँ, जो मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित किया है, उस एक पुस्तक आपके सामने, दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा मैं। ये यूनिवर्सल मैसेज ऑफ द भगवत गीता, ये 3 वॉल्यूम में है, जिससे वॉल्यूम 2 आपके सामने दे रहा हूँ मैं। ये बुक जो लिखी गई है वह स्वामी रंगनाथानंद जी, जो 13 प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन के, ठीक है, वह उनके द्वारा लिखी गई है। और तो ये पुस्तक की विशेषता क्या है, ये पुस्तक अंग्रेजी में भी अगर हिंदी में भी है, यह पुस्तक जो गीता के 700 जो अपना भाष्य जो श्लोक है, उसके अंदर उन्होंने पूरे साइंटिफिक वे में से एक्सप्लेन किया है,
आपको न्यूरोबायोलॉजी का सहारा लिया है, फिजिक्स का सहारा लिया है, सोशियोलॉजी का सहारा लिया है, तो यंग जनरेशन को ये बहुत पढ़ने में आनंद मिलेगा और बहुत उनको प्रेरणादायी मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए और इसे पढ़ने से मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता, जैसा सर ने बोला, कि भारत का नहीं विश्व का महानतम ग्रंथों में से एक है, जहाँ की सिर्फ लोग समझते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं कि ये भ्रम मानते हैं या अर्ध सत्य कह लीजिए, कि यह श्रीमद् भागवत गीता मात्र 700 श्लोकों का संग्रह है। लेकिन ये यहीं तक नहीं है, ये सिर्फ 18 अध्याय नहीं है, यह है हमारे जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान। और इस पुस्तक में उन्हीं 700 श्लोकों को अद्भुत तरीके से साइंटिफिकली, क्योंकि आज हम सब साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, बिना साइंस के कुछ भी मानते नहीं हैं, इट कैन टू बी प्रूव्ड। मान्यताओं में, खासकर आज के युवा वर्ग मान्यताओं में बहुत ही कम मानते हैं, वो तो लेबोरेटरी में जब तक प्रूफ न कर दें। ये सब कुछ साइंटिफिकली, यानी हमारे जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना, न्यूरो सिस्टम, न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप एक महज पाठक नहीं रहेंगे, आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे, फुल्ली ट्रांसफॉर्म एक न्यूरो साइंस के विद्यार्थी बन जाएंगे। और ये सब कुछ श्रीमद् भागवत के उसी व्याख्या में है। तो मेरी तो सबसे आग्रह है, जैसा सर ने बताया, सर की गहराई को आप देख ही रहे हैं कि इसके पीछे इसी पुस्तक का श्रेय देते हैं। तो हम सबों को भी जीवन में जरूर श्रवण कीजिए, और श्रवण से भी ज़्यादा जरूरी है उसे आत्मसात करना, आचरण में लाना। साथियों, जब हम श्री कृष्ण से लाते हैं ना, यहाँ एड्रेस किया गया हर बात 2 अध्याय के बाद 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया है। वह विराट स्वरूप सिर्फ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। यानी कि पूरे 700 श्लोक हम सब के लिए है, हम सबको सीखना है। साथियों, जब भी जीवन में कभी कोई समस्या में आए ना, तो आप एक बार किसी भी श्लोक को जस्ट पढ़ लीजिए, उसके अर्थ को देखिए, उसको व्याख्या को देखिए, ये सब आपके समस्या हो जाएगा। ये कोई पुरातन धर्म आदिकाल की बात नहीं है, ये आधुनिक काल में भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये हम सर की बात आज कर रहे हैं पॉडकास्ट में, आप देख ही रहे हैं कि इनकी ज्ञान की जो गहराई है। इन्हीं सर ने बात किया ये अखंड ज्योति का। सर, हमें थोड़ा सा अखंड ज्योति के बारे में बताएं, इनके जो प्रकाशक थे, ये सब के बारे में थोड़ा सा बताएं हैं मेरे दर्शक को, ताकि ये भी प्रेरित हो सकें। अखंड ज्योति जो पत्रिका होती है, इसका प्रकाशन जो है मथुरा से होता है। और अखंड ज्योति पत्रिका का एक अलग इतिहास रहा है, जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जब वो तपस्या कर रहे थे, 15 वर्ष के बालक थे, तब उनके गुरु का दर्शन होता है। और गुरु के दर्शन होने के बाद से गुरु उनसे कुछ निर्देश देते हैं। उस निर्देशों में ये भी रहता है कि आप जो तपस्या करेंगे और तपस्या के द्वारा जो शक्ति और ज्ञान आपको जो अर्जन होगा, उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो जन जन तक पहुंचाने का माध्यम क्या होगा, तो वह पत्रिका आपकी होगी। तो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए तपस्या से ऊर्जित, गायत्री के 24 वर्ष उन्होंने तपस्या किया, 24 सालों तक तपस्या किया, और तपस्या से अर्जित ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अखंड ज्योति का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अखंड ज्योति पत्रिका के जो पहला इशू जो निकला था, वह बसंत पंचमी के दिन सन 1937 में निकला था। पत्रिका मात्र 250 प्रतियां छपी थी। बीच में कुछ वर्षों छपने के पश्चात व्यवधान आ गया था। परंतु आप 1940 में आप देखेंगे कि 1940 के वर्ष लगातार पत्रिका प्रकाशित हो रही है। और पत्रिका यह करीब 10 भाषाओं में प्रकाशित होती है, और आज इसके 10 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं। यह पत्रिका बिल्कुल अलग टाइप की पत्रिका है। यह पत्रिका धर्म और अध्यात्म के तत्व ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करती रहती है। अब इस पत्रिका के महत्व को समझने के लिए, अभी आप मुझे अनुमति दें नरेंद्र जी, तो मैं इसके कंटेंट को उजागर करना चाहूँगा। कंटेंट क्या है? बिल्कुल सर। ये एक पाठक को कैसे चेंज करती रहती है यह पत्रिका। तो आप इसमें पत्रिका को देखिएगा कि मैं इसे किसी पत्रिका को जानने के लिए ज़रूरी है कि इसका पत्रिका का उद्देश्य क्या है। पहला तो इसका उद्देश्य आपके सामने बता दिया कि उद्देश्य पूरे मानव जाति का कल्याण करने का, विचार क्रांति के माध्यम से मनुष्य के अंदर विचारों का परिवर्तन लाने के माध्यम से, और जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की तपस्या से अर्जित ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का था। यह मात्र ऐसी पत्रिका है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं आता है।
मात्र एक ऐसी पत्रिका है, आप देखेंगे कि जिसका कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा और जितनी केवल छपाई के मूल्य पर दिया जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये बताया आपने। अब आप इसके पत्रिका के कंटेंट को, जो मेरे पास जो अद्यतन इशू है दिसंबर माह का, उसके सामने मैं दर्शकों के सामने रखूंगा मैं, इसका कंटेंट क्या है। उस कंटेंट से आप उसकी पत्रिका की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। अब इसमें विशिष्ट सामायिक चिंतन एक सीरीज निकलती है, उसके अंदर तो लेखमाला में जीवन प्रदाता जंगल का संरक्षण, इसके बारे में है। आत्म जागरण का राजमार्ग, जैसे आपने चर्चा कर रहे थे कि सेल्फ नॉलेज की बात रहती है, कैसे होता है। मुक्ति का पथ, समत्वम जोग उच्चते, भावनात्मक पीड़ा का समाधान। जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है आदमी, आज का युवा पीढ़ी भावनात्मक पीड़ा से बहुत ग्रसित है। बहुत सारे आत्महत्याएं करने के लिए मौजूद रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक चुनौती बनी हुई है आज के समाज के लिए। इसमें इस तरह के लेख आपको बहुत हेल्प करते हैं। पर्व विशेष के अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह जयंती के ऊपर एक लेख आया है, निश्चय कर अपनी जीत करो, कैसे करें स्वयं का सृजन। देखिए कितना अच्छा लेख का शीर्षक बताता है, कैसे करें स्वयं का सृजन। नारी जागरण, मन के मालिक बने। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके आगे आपका लेख है आप संपदा, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, जहाँ चाह वहाँ रहा। इस तरह से कई तरह के आपके इसमें निकलते रहते हैं। और इसमें आपका एक और आता है, युग गीता का एक सीरीज निकलता रहता है, जिसमें मूल भाव है तामस भाव, इसका लेख लिखा हुआ है। और एक ब्रह्मवर्चस्व देव संस्कृति विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, उसकी रिसर्च का भी इसमें कंटेंट हर इशू में निकलता रहता है। और साधना शताब्दी विशिष्ट लेखवाला के अंदर सद्गुण और समृद्धि साथ साथ है, ये लेख भी रहता है। अब इस लेखों के साथ आप देखेंगे लास्ट में इस लेख में क्या रहता है, कविता भी रहती है कि आपको भावनाशील बनाती रहती है। तो ये पत्रिका अपने आप में अनूठी पत्रिका है और एक ऋषि के द्वारा तपस्या से अर्जित ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। कोई विशेष कोई लेखक की लिखी हुई कृति नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी इसे पढ़ें, आप स्वयं पढ़ें और दूसरे को पढ़ें। सर मैं जानना चाहूँगा कि आजकल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग हर कोई यही दावा करते हैं कि हमारे जीवन में तमाम किस्म के समस्या हैं, और ये सच्चाई है साथियों, हम सबके समस्याएं हैं, हम सबकी संघर्ष अलग अलग है। जब हम विद्यार्थी होते हैं तो हमें पढ़ने का टेंशन, जॉब लेने का, सर्विस लेने का। जब हम सर्विस में आ जाते हैं तो प्रमोशन का, कैरियर का। फिर जब और थोड़ा होते हैं तो परिवार का, रिश्तों को संभालना, मधुरता लाना। फिर और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो संपत्ति का लाना, संपत्ति मिल भी जाती है। फिर ज़्यादा इच्छा, यानी कि हमारे महत्वाकांक्षे अनगिनत, उसके हैं ही नहीं, कोई सीमाएं नहीं है। और इसी चक्कर में हम डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, सेपरेशन आ जाते हैं, और उसके बाद कई चीज़ आ जाते हैं। अब इस कियोटिक लाइफ, जिसे आज कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, खुद के लिए नहीं है, शांति नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति साधक यह चाहे, हमारे खासकर युवा वर्ग, हमारे दर्शक, कि जीवन में कैसे शांति लिया जाए, यानी कि या जीवन में हमारी जो तमाम किस्म के समस्याएं हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं होती हैं, इनके समाधान में जो आपने पुस्तक की बात किया, अखंड ज्योति पत्रिका, ये इसकी क्या भूमिका है, हमारे कैसे प्रॉब्लम सोल्वर के रूप में, ट्रबल शूटर के रूप में हो सकता है, ये थोड़ा हमें बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझाना हुआ। मैं एक दूसरा अखंड ज्योति की अंग्रेजी पत्रिका लेता हूँ मैं, ठीक है। और अंग्रेजी, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसलिए अंग्रेजी पत्रिका के कंटेंट से बताता हूँ। तो इससे क्योंकि आप जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा, और इस प्रश्न से रिलेटेड उत्तर से ये जो लेटेस्ट इशू आया है अखंड ज्योति का, ये अखंड ज्योति जो इंग्लिश पत्रिका है 2 महीने में एक बार छपती है। उसके लेटेस्ट इशू के माध्यम से मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ मैं जी। इसमें देखिए, एक है आत्मचिंतन, फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रेस, सेल्फ रिफाइनमेंट। तो आजकल जो हम जनरली हम जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात तो करते हैं आज के समाज में, पर सेल्फ रिफाइनमेंट की बात नहीं करते। अब प्रश्न उठता है कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रिफाइनमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात होती है, वो डेवलपमेंट एक्सटर्नल की उसमें हम देखते रहते हैं, जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है। रिफाइनमेंट हमेशा इंटरनल होता है। नरेंद्र जी, एक और बात बताना चाहूँ मैं आपको कि सामान्य तौर पर हम एक दूसरे को इवोल्यूट करते रहते हैं, और मेरा ये सदैव से मानना रहा है कि जो इवोल्यूशन आपका रहता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, और इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। आप पूछेंगे कैसे, और मैं ये प्रश्न क्यों ला रहा हूँ मैं,
क्योंकि इससे आपकी समस्या जो आपने उठाया उससे डायरेक्ट रिलेशन है। ये डेवलपमेंट आप जो आप इवोल्यूशन जो करते रहते हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, उसके बारे में अपना परसेप्शन लाते रहते हैं। कोई एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के बारे में 100 लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं, अलग अलग मूल्यांकन करते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इवोल्यूशन इज सब्जेक्टिव बट इंट्रोस्पेक्शन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे होता है? अब यहाँ पर मैं ही सब्जेक्ट हूँ, अब मैं ही इवोल्यूटर हूँ, मैं भी एग्जामिनर हूँ। मैं अपने बारे में खुद ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में खुद सोच रहा हूँ, तीसरा आदमी का परसेप्शन नहीं आ रहा है। जब आदमी की जिंदगी में वास्तविक प्रगति कब शुरू होती है? जब वह इंट्रोस्पेक्शन की मार्ग पर चलता है। इंट्रोस्पेक्शन के मार्ग पर चलता है क्योंकि इसमें किसी का परसेप्शन काम नहीं करता है। वह तटस्थ भाव से रहकर देख सकता है कि उसके अंदर अपनी कमियां क्या है, उस कमियों को कैसे दूर कर सकता है। अब आपने जो कहा कि वर्तमान समस्याएं, जो युवकों की समस्याओं की बात किया, बिल्कुल सही आपने कहा कि समस्याएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। अब जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि ह्यूमन एक्सेलेंस H = A × B, आज के समाज में एम्बिशन बहुत ऊंचा है लेकिन वैल्यू बिल्कुल कम पड़ रहा है। इसीलिए आप मनुष्य क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग बिकम रास्कल्स बिकॉज वैल्यूज बिकम द जीरो। हमारे एम्बिशन की पूर्ति के लिए चाहे जो भी तरीके अपनाने पड़े, हमें एम्बिशन चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग का उद्देश्य रहता था कि इलाहाबाद चले गए, पटना चले गए और पढ़े गए। आज के विद्यार्थी से पूछिए तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड इससे तुलना नहीं करता रहता है। एम्बिशन कोई अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, बट उसके साथ मूल्य का होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जो आपने जो बताया कि अभी इसके लिए मैं एक कविता की जो हमने कविता रचा था उसकी एक शीर्षक 2 पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। इच्छाओं और आवश्यकताओं का अंतर जानना होगा। जो आवश्यकताओं और इच्छाओं का अंतर जान गया वो अपने जीवन को पहचान गया। आज की हमारी नेसेसिटी क्या है और डिजायर्स क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास विवेक की कमी नहीं है, विवेक की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं है, विवेक की कमी है। इसीलिए हम आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं। जैसे कि और इसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं हमारी इच्छाएं कितनी, हमारी आवश्यकताएं कितनी हो सकती हैं? वायु, ऑक्सीजन चाहिए हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, खाने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए छोटा सा मकान चाहिए। इसमें पूरी जिंदगी चल जाती है। लेकिन इच्छाएं तो अनंत है। और इच्छाओं का चीज़ है, एक इच्छा एक समाप्त होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। बट आवश्यकताओं के साथ ऐसा नहीं है। आवश्यकताएं आपकी हो गई, आप कपड़े पहन लिए, सब हो जाता है। तो आज के युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है एम्बिशन बहुत ऊंचे हैं, वैल्यू नहीं उसके साथ नहीं है। और इसके साथ क्या होता है कि उनके पास धैर्य की कमी है, तो किसी तरह से वो एम्बिशन पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, उनकी इच्छाएं बहुत बढ़ती रहती है, तो इसे समन्वय नहीं हो पा रहा है लाइफ में। तो बगैर जीवन में मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को धारण किए हुए यदि आप एम्बिशन के पीछे पागल रहेंगे तो आप अपनी मानसिक शांति को खोएंगे, निश्चित बात है। इसको दूर करने का उपाय क्या है? इसको दूर करने का उपाय जो मैंने अनुभव किया है, इस सारी समस्याओं को मैंने भी झेला है। एक ये आपका है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन क्यों करें? क्योंकि मेडिटेशन एक माध्यम है जिसमें से आपको अपने आप को समझना होगा। आज के दौर में हम सारे लोगों को, संसार को समझना चाहते हैं बगैर अपने आप को समझे हुए। तो अपने आप को समझने का एक माध्यम है आपको मेडिटेशन। दूसरा एक उपाय कहूँगा प्रेयर, है ना। दूसरा प्रार्थना है। प्रार्थना क्यों जरूरी है? प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि प्रार्थना से आप किसी को भीख नहीं मांगना है, किसी से प्रार्थना मांगना है, आपके अंदर विनम्रता आती है, ह्यूमिलिटी आती रहती है। तो प्रेयर आप जरूर करें, 5 से 10 मिनट जरूर प्रेयर करें। आप मेडिटेशन करें और आपको स्वास्थ्य बनाने के लिए आप एक्सरसाइज करें ही करें। लेकिन और एक साथ और कहूँगा मैं कि आपका एक मेरा कंसेप्ट है 1% इज 10%, उसकी भी चर्चा करूँगा मैं। तो सर, हमने यह जाना कि यह पुस्तक, इसकी बड़ा ही योगदान है अखंड ज्योति का। अगर कोई चाहे खरीदना तो क्या हमारे रिटेलर के पास ओवर द काउंटर या ई-कॉमर्स पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि तमाम साइट्स पर, या कोई वेबसाइट में ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्या? जरा इसकी सदस्यता कैसे ली जाए, कैसे खरीदी जाए, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये जो अखंड ज्योति पत्रिका है, ये आपको किसी रिटेल शॉप पर नहीं मिलेगा, ऑनलाइन पर नहीं मिलता है। इसमें आप अखंड ज्योति वेबसाइट पर जाएंगे, उस पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और इसकी जो अखंड ज्योति पत्रिका जो हिंदी में छपती है वो मासिक पत्रिका है। और अभी इसका जो 300 रुपये इसका एनुअल फीस है। एनुअल आपका देना पड़ता है, 300 रुपये है।
और इसको आप अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से आप मंगा सकते हैं, अपने पते पर भी मंगा सकते हैं। एकमात्र वहीं पर एड्रेस मिस करके मनी ऑर्डर से आप वहाँ मंगा सकते हैं, और अन्यत्र पत्रिका नहीं मिलती है। दूसरी जो अखंड ज्योति इंग्लिश पत्रिका है वह 2 महीने में एक बार निकलती रहती है, और उसका सब्सक्रिप्शन फ़ी आपका 170 रुपीज़ है। वो भी अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से आप मंगा सकते हैं। तीसरा एक और पत्रिका की चर्चा किया था मैं, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत भी आपका ये रामकृष्ण मिशन की पत्रिका है, ठीक है, और इसका सब्सक्रिप्शन फीस आपका, इसका 1 इशू का 30 रुपीज़ है, बट सब्सक्रिप्शन फी 400 रुपीज़ है। इसको भी आप मंगा सकते हैं, बट ये रामकृष्ण मिशन में आप वहाँ एड्रेस दे करके प्रबुद्ध भारत को मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में भी मैगजीन्स अवेलेबल है और ऑफलाइन में मैगजीन्स अवेलेबल है। ऑनलाइन का भी अलग चार्जेज है, ऑफलाइन के अलग चार्जेज है। प्रबुद्ध भारत की मैं बात कर रहा हूँ मैं। हमारे दर्शकों में सर अधिकतर युवा रहे हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो इन सब के लिए ये अखंड ज्योति का जो पत्रिका है इसका स्वरूप क्या है और यह पत्रिका क्यों पढ़नी चाहिए, यानी कि अल्टीमेट वो टेक अवे क्या लें इससे, जीवन की भूचाल से बचने के लिए कैसे वो इसका इस्तेमाल करें, ये थोड़ा सा हमें बताएं, क्यों पढ़नी चाहिए। अच्छा प्रश्न है। मैं इस बात को मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा। मैं जब मैं अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ना शुरू किया तो मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ मैं, तो इसमें जो लेख आते थे उसको पढ़ने में बड़े अच्छे लगते थे, और ख़ास करके मैं अंग्रेजी पत्रिका का ज़्यादातर गंभीरता से पढ़ता था। लेकिन आप अंग्रेजी पत्रिका के कंटेंट थोड़ा अलग होते हैं, हिंदी के थोड़ा अलग होते हैं। लेकिन ये पत्रिका हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि ये पत्रिका हमें अपने आप को समझने का एक माध्यम बनती है, और ज़िंदगी में जब भी समस्या, जैसे अभी आपने भगवत गीता की उदाहरण दे रहे थे, ठीक उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में अखंड ज्योति पत्रिका भी काम की है। ज़िंदगी में जब भी कोई समस्याएं मेरे आई है, खास करके मानसिक, आप निराशा के क्षण आए थे, आप जानते हैं कभी सफलता मिलती है, कई बार सफलता मिलती है, कई मानसिक अवसाद से कभी गुजरता रहता है आदमी, तो इन पन्नों को पलटने के बाद से आप कोई भी लेख पढ़ते हैं उसके एक समाधान आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अखंड ज्योति हिंदी पत्रिका का बताया था, अब आपके सामने अखंड ज्योति अंग्रेजी पत्रिका है, उसके लेख की बता देता हूँ मैं। आपके पास ये है। अब इससे अखंड ज्योति इंग्लिश का पत्रिका, मोस्टली लोग अंग्रेजी जानते हैं इसलिए अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं, उनकी युवा वर्ग के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ मैं। देखिए, इस कंटेंट जो लेटेस्ट इशू का कंटेंट्स बताता हूँ, इससे आपको आभास लग जाए कि ये मैगजीन कितनी उच्च क्वालिटी की या कैसे हमें मदद करती है। द फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रेस सेल्फ रिफाइनमेंट, सेकेंड आर्टिकल दैट फ्रॉम चीफ एडिटर डेस्क, इम्प्रूविंग आवर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू द वर्ल्ड। यदि हम संसार की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य कहा करते थे, आप सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी सेवा करना चाहते हैं तो अपना सुधार खुद करना शुरू करें। तो इसी के बारे में आर्ट के लिए बताती रहती है। फिर गायत्री के बारे में, तो सुप्रीम डिवाइन सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, गुरु नानक देव जयंती के ऊपर है, बिकम वर्दी गॉड्स ग्रेस। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, हैव द करेज टू वॉक अलोन। देखिए, आपका इतना साहस होना चाहिए कि आप अकेले कर सके। तो निराशा के क्षणों में आशा का संचार करने वाली, ठीक है, आपके दिग्भ्रमित भ्रमित हुए को राह दिखाने वाली ऐसी पत्रिका है जो जीवन में केवल आशा का संचार ही नहीं करती, आपका मार्ग भी प्रशस्त करती है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव रहा है। तो आप इस पत्रिका को इसलिए पढ़ना चाहिए, यह पत्रिका आपको अपने आप को समझने में हेल्प करती है, आपकी कठिनाइयों का निवारण करती है, आपके पथ को मार्ग को प्रशस्त करती रहती है, और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। तो इसलिए ऐसा मेरा खुद का अनुभव रहा है। यानी कि आप अंग्रेजी वाले में अगर सहज हैं तो अंग्रेजी वाला मंगवा सकते हैं। और अंग्रेजी वाला लगता है देर से शुरू हुआ, पहले हिंदी वाला ही था। बहुत सही पूछा आपने। ये अंग्रेजी भाषा का जो लगभग 23 वर्ष पहले इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, और ये इंग्लिश जो भाषा का, जो अंग्रेजी भाषा में अखंड ज्योति निकलना शुरू हुआ, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान में रख किया गया था, क्योंकि बाहर के लोग हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं समझते रहते। और जो हिंदी का स्तर भी, अखंड ज्योति हिंदी का स्तर भी बहुत उच्च कोटि का है। तो उसी स्तर के रूप अखंड ज्योति अंग्रेजी का आपका 23 वर्ष पहले से प्रकाशन शुरू हुआ है, और 2 महीने में एक पत्रिका निकलती है। 170 रुपये इसका सब्सक्रिप्शन है। कंटेंट इसके बड़े अच्छे रिचफुल रहते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें किसी ऑथर का नाम पब्लिश नहीं होता है, और इसमें कोई विज्ञापन नजर नहीं आता है। ये सबसे बड़ी यही विशेषता रहती है। कोई रॉयल्टी नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। सर, हमें ये बताइए कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि निश्चित है ये सब तमाम पुस्तकों जो आपने देखा, इसका प्रभाव रहा ही है, तो हमारे युवा वर्ग को
कौन सा ऐसा पत्रिका पढ़ना चाहिए, कौन सा ऐसा बुक पढ़ना चाहिए जो आप रेकमेंड करते हैं, जो अपने रोज़मर्रा का, जो अपनी जीविका अर्जन करने के लिए जो संघर्ष करते हैं? अगर इससे, मैं तो दर्शकों से यही उम्मीद करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि आप आजीविका से ज़रूर संघर्ष कीजिए, आजीविका के लिए संघर्ष कीजिए, लेकिन कम से कम आधा घंटा के लिए मेंटल डोज भी ले लीजिए। उस आधा घंटा के डोज अगर कोई लेना चाहे, खासकर पुस्तक के माध्यम से, आज हमारा पूरा इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होके ई पर आ गया है, ऑडियो पर आ गए हैं, वीडियो पर आ गए हैं, लेकिन आज भी साथियों अगर आप पुस्तक से जुड़े हैं ना, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो, वो आपको आध्यात्मिक ऊंचाई देगा। तो कौन सी पुस्तक है जिसे हमारे दर्शक सिर्फ आधा घंटा सोने से पहले वो डोज ले सके, मेंटल डोज? आप बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते हैं नरेंद्र जी, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे प्रश्न उत्तर देने में। जो पुस्तकें मुझे प्रभावित की उसमें से एक पुस्तक की बात जिक्र करूंगा मैं, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य के द्वारा लिखी गई है और गुरुदेव ने वाङ्मय लिखा था। उसमें महापुरुषों के जीवन के अविस्मरणीय प्रसंग, उस पुस्तक का नाम है वाङ्मय है। तो आप पुस्तक इसलिए पढ़नी चाहिए कि आप जब किसी लाइफ हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो उसमें जो इंस्पायरिंग पैसेज रहते हैं वो आपको आपके व्यक्तित्व को एक अलग ऊंचाइयों पर जाते हैं। जैसे कि जीवन में ऐसा नहीं कि जीवन में केवल आप ही परेशानी झेल रहे हैं, हम ही परेशानी झेल रहे हैं, इसके पहले की पीढ़ियों ने भी झेला है। लेकिन महान पुरुष जो बने हुए हैं वह उस परिस्थितियों को कैसे पार किए और कैसे महान बने, इसको जानने के लिए हम पुस्तकों का सहारा लेते हैं। और उसके जो अविस्मरणीय प्रसंग हैं, जो कभी भूलने जोग प्रसंग नहीं है, उस प्रसंग का पूरे मानव सभ्यता का संकलन करते हुए गुरुदेव ने एक वाङ्मय लिखा है जिसका टाइटल है महापुरुषों के जीवन के अविस्मरणीय प्रसंग। तो ऐसे प्रसंग बायोग्राफी पढ़ने से, रात में सोते हुए आधा एक घंटा पढ़ेंगे तो आपके अंदर निराशा के में आशा का संचार मिलेगा, एक नई दृष्टि मिलेगी। और पुस्तकें, जैसे आपने चर्चा किया, पुस्तकें कितनी परिवर्तन करती हैं आपको बताऊं। पुस्तकें क्रांति का माध्यम बनती है। जैसे कि आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखा होगा वंदे मातरम न्यूज पेपर था, उस वो न्यूज पेपर के माध्यम से बड़ी क्रांति हुई। आगे आपको बताता हूँ, अंकल टॉम्स केबिन एक किताब लिखी गई थी अमेरिका में, आपने शायद सुना होगा। और अमेरिका में जब गोरे काले का भेद था, दास प्रथा थी, तो जब दास प्रथा का आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद से अब्राहम लिंकन उस समय राष्ट्रपति थे, तो उसके बाद से उन्हें पूछा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल दिस चेंजेस। तो छोटी सी करीब 4 फीट 4.5 फीट की लेडी होगी, उसको उन्हें खड़ा करके और टेबल पर खड़ा कर दिया लेडी को, जो लिख कर करता कि अंकल टॉम्स केबिन को उस उपन्यास को पढ़ने के बाद से अब्राहम लिंकन के मन में जिज्ञासा, मन में संवेदना जगी कि ये गोरे और काले का भेद मिटना चाहिए और वह क्रांति का आधार बनी। तो ये पुस्तकें हमारे जीवन में क्रांति का ही काम करती रहती है। तो मैं आप सभी से आग्रह है, जो भी आपकी मनपसंद पुस्तकें पढ़े, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप यही पुस्तकें पढ़े, ऐसे में मैंने एग्जाम्पल बताया, जो अपना अनुभव बताया मैंने। और विवेकानंद का साहित्य को जरूर पढ़े आप, क्योंकि विवेकानंद का साहित्य ऐसा है जो कि सभी को प्रभावित किया है। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को लें, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लें, या मेरे से छोटे से तुच्छ आदमी मिथिलेश कुमार राय को लें, या जो होस्ट हैं नरेंद्र जी के नाम नरेंद्र है, इनको लें आप। तो विवेकानंद का साहित्य में ऐसा कोई नहीं है जो कि उसमें आपको प्रभावित न हुआ हो। तो विवेकानंद के कोई साहित्य लेकर पढ़ेंगे उसमें केवल आशा का संचार है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, देयर इज नॉट ए सिंगल वर्ड नेगेटिव इन द लिटरेचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो मैं आप सबसे ये करूँगा, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को जरूर पढ़ें आप, वो साहित्य आपके जीवन में क्रांति लाकर रहेगा, ऐसा मेरा दावा है। उसकी हाल ही की एक पुस्तक आई, उसकी चर्चा करूँगा मैं। वो पुस्तक आई है जिसमें कि डार्कनेस फ्रॉम लाइट फ्रॉम डार्कनेस पुस्तक का है, और वह पुस्तक आपके रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित हुई है, 2 वॉल्यूम में है। उसका वॉल्यूम 1 मैंने लिया है, खरीदा है। उस वॉल्यूम में मेरे मन में जिज्ञासा थी कि सुभाष चंद्र बोस कैसे लिखते थे, लाला लाजपत राय कैसे लिखते थे, बाल गंगाधर तिलक कैसे लिखते थे, और सारे महान पुरुषों के उस समय के आर्टिकल उसमें लिखे हुए, और सारे लोगों का उससे लेखन शैली से प्रभावित हुआ। और विवेकानंद के बारे में उनकी वक्तव्य बिल्कुल अलग अलग है। तो विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मेरे दृष्टिकोण से है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि विवेकानंद के साहित्य को गंभीरता से अध्ययन करें, और निश्चित रूप से आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जो एक बार विवेकानंद का पढ़ गया, उसके आगे उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं रहा कि उस ऊंचाइयों को आसान हासिल नहीं किया, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल सर, हमें समय की मर्यादा है।
अदरवाइज आपसे बात करने का लगता है कि बात करते ही रहें। मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत, अगर आप अनुमति दें तो व्यक्तिगत सवाल करूं। अक्सर लोगों से जब मैं पूछता हूं कि आपकी क्या हॉबी है तो वो दो ही बोलते हैं, रीडिंग बुक्स और लिसनिंग सॉन्ग। क्या आपका भी यही दोनों है या इससे कुछ हटके? थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, हाँ, अगर आप असहज ना हो तो बताएं कि इन दोनों के अलावे आपका क्या हॉबी है, और खासकर हमारी युवा पीढ़ी को क्या इसके अलावे भी कोई हॉबी रहना चाहिए जो उनके करियर में मदद करेगा? इस विषय पर थोड़ा बताएं हमें। जैसे कि आपने बताया था कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं कि एयर वॉरियर से एयर वेटरन के रूप में हुआ, और मेरी भूमिका थोड़ा समाज में अब अलग तरह की हो गई है, जिसको कि आपने बहुत अच्छा नाम दिया, सृजन सेनानी, और मैं आपको भी सृजन सेनानी ही मानता हूँ मैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको रीडिंग बुक्स अच्छी हैबिट है, म्यूजिक सुनना भी अच्छी हैबिट है, बट कोई विचार अपने आप में पूर्ण होते जब तक कि उसको कार्य रूप में परिणत न किया जाए। यदि हम विचारों का पढ़ते तो हैं, लेकिन यदि उसके विचारों का आचरण अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो बेकार होता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, उनकी पंक्तियाँ मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायी रहती हैं, ज्ञान की सार्थकता आचरण में। तो आज की युवा पीढ़ी से मैं ये कहूँगा मैं कि आप जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करते हैं उसको आचरण में उतारिए, क्योंकि आज आप देखते हैं क्या है कि हमारे आचरण में हमारे ज्ञान रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा मैं, पढ़ा लिखा आदमी रोड पर केला फेंकता है, एक अनपढ़ आदमी उस केले के छिलके को उठाता है। कितनी बड़ी विडंबना वाली बात रहती है। तो इस बात को समझिए आप कि पढ़ा लिखा आदमी जिससे उम्मीद की जाती है कि जहाँ पर डस्टबिन में उसको वहाँ केला डाला जाएगा, केला का छिलका डाला जाएगा, वो रेड पर छिलके बजता है। अनपढ़ आदमी जो शिक्षा प्राप्त नहीं किया उस केले के छिलके को उठाता रहता है। इसका मतलब कि हमारा जो है, अब जो ट्रैफिक वायलेशंस होता है सारे पढ़ लिखे करते हैं, तो कहे मतलब क्या है कि हमारे ज्ञान को अपने आचरण में उतारने की सबसे बड़ी चुनौती रहती है। एक और बात कहूँगा मैं कि आप समय में जो आपने मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न उठाया था, हॉबी की बात किया था, वैसे तो मेरा हॉबी गार्डनिंग भी है, थोड़ा बहुत गार्डन पौधे भी लगाता रहता हूँ, वृक्ष हमें जीवन देते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप काफी कार्य करते हैं। तो वो करता रहता हूँ मैं। और मैं 2 और प्रयोग कर रहा हूँ मैं अपने जीवन में। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं, अब आप जैसे हमारे मित्र कहते रहते हैं कि राय साहब आप क्यों चिंता करते रहते हैं, आपके बच्चे तो पढ़ लिख गए, सेटल हो गए। तो मेरी चिंता कुछ अलग है। मेरी चिंता ये है कि पढ़ाई लिखाई नौकरी पाना एक रकम है, क्या हम अपने बच्चों को एज ए शिक्षक, अपने विद्यार्थियों को, या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपने नागरिकों को हम एक अच्छा मानव बना सके। प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा लेबोरेटरी है, क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसको कि हम डेवलप करके एक अच्छा इंसान के ऊपर डेवलप कर सके। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला निकाला है, यदि आप अनुमति दे तो मैं इसको सुनाऊँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वह है 1% इज 100%। तो ये 1% क्या है, जैसे कि यदि अपने आय का, मेरा मानना है कि यदि अपने आय का, हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो ये कहा गया कि अपने आय का 10% हिस्सा, 10-5 हिस्से बोलते हैं, वो खर्च करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने आय का कम से कम 1% हिस्सा आप खुद समाज के लिए खर्च करें। अब प्रश्न उठता है, खर्च करने से आप सोचेंगे पैसे का नुकसान होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस पैसे से कितने आपको फायदे होते हैं। पहला अंतर आपके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर एक डायरेक्शन चेंज होता है, पाने की दिशा की वजह से आपको देने का भाव उत्पन्न होता है। और जैसे किसी इंसान के अंदर पाने से ज़्यादा देने का भाव होता है, उसके अंदर मनुष्य से देवत्व का उदय हो जाता है। पहली बात है कि आपको तो पाने से अच्छा देने का जब भाव उत्पन्न होगा तो देवत्व उत्पन्न हो जाएगा। तो भले 1% थे, 0.5% करें, 10% करें, देने का भाव उत्पन्न होता है। दूसरी बात, मैंने अभी चर्चा किया था 1% 10%। यदि आजकल हमारे नागरिक के रूप में हमारी धारणाएं क्या रहती है कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे सरकारें करें, या शॉर्टकट खोजते हैं हमारे युवा वर्ग। हाँ, तो अब उसके लिए क्या करते हैं, क्विक फिक्स खोजते हैं। हाँ, क्विक फिक्स करते रहते हैं। अब उसके लिए कि सरकार करे, सरकार कैसे करेगी, हमसे टैक्स कलेक्ट करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी तो टैक्स कलेक्शन में खर्च, टैक्स कलेक्शन में खर्च होने के बाद से क्या होगा, उसके फिर टेंडर निकालेगी, उस इम्प्लीमेंटेशन में खर्च। तो कुल आप समझेंगे कि 100 करोड़ खर्च, 100 करोड़ इनकम टैक्स आता है तो 100 करोड़ टैक्स आपको कलेक्शन करने में ही 10-20-30 करोड़ रुपया चला जाता है। उसके बाद से टेंडर निकालने चला जाता है, केवल 10% हिस्सा एक्चुअल काम में हो जाता है। अब इसके उल्टा यदि हर नागरिक भारत का यदि 1% यदि अपने आय का खर्च करना शुरू करे, और जहाँ जो भी समस्या नजर आती है उसको अपना, क्योंकि मालिक खुद है, पैसे से खुद के हैं, निर्णय से खुद के हैं, कहीं गड्ढा बरवा दिया, कहीं फूल लगा दिया, कहीं पौधे लगा दिया, तो
तो आप देखेंगे उसको मानसिक शांति मिलेगी, एक प्रगति का नया सूचक मिलेगा और जीवन में उतरते उसको वृद्धि होगी। इसलिए मैं कहता कि 1% नहीं 10%, क्योंकि आपका जितना पैसा लगाते सब पूरा का पूरा समाज को जाता है। और आपने इतनी मानसिक समस्याओं का जिक्र किया, मेरा एक दावा है जो काम ये करेगा वह निश्चित रूप से वो मानसिक, आज तक मेरा सभ्यता के इतिहास में आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है समाज सेवा जो काम किया है कोई सुसाइड नहीं किया। तो आप यदि 1% भी समाज को देते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके समाज में, आपको आपके व्यक्तिगत लाइफ में, समाज में प्रगति होगी। दूसरी, आप तो धार्मिक की बात करते रहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के 1000 हाथ होते हैं। तो आप ये बताइए कि और थ्योरी कहती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो यदि मैं 2 हाथ से यदि 1000 रुपया देता हूँ, यदि भगवान मुझे यदि 1000 हाथ से देगा तो कितना 1000 हो जाएगा। तो आप, और चूंकि आपने कहा कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और ने कहा कि साइंटिफिक स्पेशलिटी की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उसे एक्सपेरिमेंट करके आप देखिए। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 साल एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको छोड़ दीजिएगा। मैंने इसे रिजल्ट किया है और जीवन में इसका परिणाम पाया है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप 1% 10% इस मूवमेंट को शुरू कीजिए और जीवन में आनंद कीजिए और राष्ट्र के महान पथ पर आगे बढ़ाइए। तो आदरणीय मिथिलेश कुमार राय सर, लिविंग हैप्पीली परिवार, संपूर्ण परिवार, जो भी लाखों सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर हैं, इन सब की ओर से मैं अपना हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अपना गहन अनुभव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट और जो समाज निर्माण की जो दूरदृष्टि सोच आपने बताया, जिस सरलता, सहजता से, स्पष्टता से और गरिमा के साथ हमारे दर्शकों के साथ जो समक्ष आपने प्रस्तुत किया, वह हम सभी के लिए अत्यंत, खासकर मेरे लिए और निश्चित है हमारे दर्शक के लिए भी प्रेरणादायी रहा है। भारतीय वायुसेना में जैसा कि आपने 3 दशक, हमारे कई युवा हैं, 3 दशक उनकी उम्र है, जेन जी हैं, आपकी सेवा आपने किया 3 दशक तक, और उसके पश्चात आज आप समाज में उतना ही ज़्यादा सक्रिय हैं, एक सृजन सेनानी, जो इनोवेशन, नवाचार के रूप में, क्रिएटर्स के रूप में। तो आपकी सक्रिय भूमिका, दोनों ही हमें कर्तव्य, अनुशासन जो कि फौज में रहता है, और जो मानवीय उत्कृष्टता की आपने बात किया, ये सचमुच वास्तविक परिभाषा सिखाती है। आज आपने विकसित और आनंदमय भारत की अवधारणा पर जो बिल्कुल स्पष्ट कंसेप्ट आपने दिया, यह न केवल हमारे सोच को जगाता है, बल्कि हमारे भीतर आंतरिक शक्ति जिसकी बात करते हैं, हमें कर्तव्य बोध, अपनी कर्तव्यों के प्रति नई प्रतिबद्धता, जो संकल्प है, जो कमिटमेंट है, इसको भी उत्पन्न करता है। हम आपके बहुमूल्य, मैं जानता हूँ आप कितना व्यस्त रहते हैं, हर जगह कहीं जाना, स्कूल कॉलेज, ये सब, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। ये सब के लिए मैं सभी दर्शकों के तरफ से आभारी हूँ। साथ ही मैं हमारे सभी यूट्यूब दर्शकों और लिविंग हैप्पीली परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। ध्यानपूर्वक आप सबों ने हमें सुना और इस ज्ञान यात्रा में, पॉडकास्ट जो शुरुआत हुई है सर के साथ, अभी आगे भी चलेगी, इसमें आपने सहयोगी बना, अपने जीवन के बहुमूल्य समय दिया। आपका विश्वास और आपका सहयोग, यही हमारे प्रयास का इनाम होता है और हमें कुछ नहीं चाहिए। और तब लगता है कि ये मीनिंगफुल रहा। हम सभी की ओर से एक बार पुनः मिथिलेश राय सर को आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और जाते ही हम पूछना चाहते हैं कि थोड़ा आप लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या टेक अवे देना चाहेंगे। मैं यही जानना चाहूँगा कि विकसित और आनंदमय, इसके स्वप्न जो आपने ड्रीम दिखाया, इसे कैसे आप आगे, क्या इसके फाइनल टेक अवे बोलना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपने जो मंच पर मुझे आमंत्रित किया और लिविंग हैप्पी के जो दर्शक हैं, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा जो पॉडकास्ट का जो शुभारंभ हुआ है वह आप सभी को अच्छा लगेगा, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा और जिससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और विकसित अन्य भारत की तरफ निश्चित रूप से हमारे कदम बढ़ेंगे। और मैं एक कविता के माध्यम से, कविता एक भावनाओं की व्यक्त करती रहती है, उसी कविता के माध्यम से संदेश देने की कोशिश करूंगा मैं, जो हम सभी युवा पीढ़ी के लिए है। ये कविता मैंने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा था मैं, और वो कविता पूरे सारांश को व्यतीत करती रहती है। यदि आप अनुमति देते कविता पढ़कर सुनाया जाऊँ? जी बिल्कुल। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है,
कविता का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म देश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में, ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, जितना मलय पवन है। नए हाथ से, युवा पीढ़ी के लिए, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है, इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। हम भविष्य जो भूतकाल के चीज़ों को परंपराओं के नाम पर उसको निर्वाह न करते रहें, केवल उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करें जो हमारे लिए मीनिंगफुल है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है, इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। अब अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां जो रे मूल भाव को व्यक्त करती रहे। चाह रहे हैं हम इस धरती को, चाह रहे हैं हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे, सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे। कोई अकेला नहीं है, हम अकेले नहीं है। सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, ये युवाओं से अपेक्षा है। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इन्हीं पंक्तियों के साथ बस मैं ये कहूँगा मैं कि लिविंग हैप्पी परिवार को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ मैं। और आपसे लिविंग हैप्पी के जो आप जिसके आप सब कुछ करता रहता आप ही है, आपके जीवन में और खुशियाँ आए, इसी के साथ मैं मन से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस पॉडकास्ट में छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ये वादा के साथ कि फिर से हम सर के साथ आएंगे, फिर से हम इनसे आग्रह करेंगे कि ये फिर से आएँ। और आज हम अपने भीतर के वो श्रेष्ठ मनुष्य जो हमारे अंदर है ना, इससे मुलाकात कराने का सर ने प्रयास किया, जागृत किया। और हम सब राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका, हमारी क्या भूमिका होती है ना, सदैव हम खुद के लिए, परिवार के लिए रहते हैं, राष्ट्र के लिए भी भूमिका जैसे सर ने किया, इसको हम पहचानेंगे और साथ मिलकर, अकेला नहीं। कहा जाता ना कि अकेला आप ज़्यादा तेज चल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर चलना ना तो सबके साथ चलना पड़ेगा। ये सर ने आज हमें बताया कि हमें मिलकर विकास करना है, तभी हम सुरक्षित होंगे और आनंदमय भारत जिसकी सर ने बात किया, इसके स्वप्न को साकार करेंगे। और ईश्वर आप सभी को सत्य पक्ष पर चलने के लिए शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।